इस चैप्टर को सबसे ज़्यादा क्लास 10th का सबसे ज़्यादा हार्ड या आप टफ कह लीजिए इसको माना जाता है इस चैप्टर को। ट्रिग्नोमेट्री यानी क्या? ट्रिगोनो यानी ट्राइंगल, मेट्री यानी मेजरमेंट। थीटा से जो भी लाइन सेगमेंट आपकी निकल रही है, थीटा से जो भी लाइन सेगमेंट आपकी निकल रही है, उसमें से एक तो आपका बेस होगा, ये क्लियर कर लो, ठीक है। उसमें से एक तो आपका बेस होगा। अब ये अगर हाइपो है तो ये क्या होगा? बेस होगा, क्योंकि बच्चा यही है ना, तो ये आपका बेस होगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को स्टार लगा के मार्क कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले देखो 10a की वैल्यू आपको निकालनी है। क्यों? अरे भैया 10a की निकालोगे ना, 8 10a क्या होता है? 10a की वैल्यू निकालोगे ना, तो आप क्या करो, इस 8 को इधर भेज दो। ये फालतू उधर पड़ा क्या करेगा? आपको 10a की वैल्यू चाहिए, निकालना 10a है। अगर 10a मेरे पास आ जाएगा तो आसानी हो जाएगी, समझ रहे हो आप? इस तरीके से दिमाग लगाना है। आता है 7/17, समझे? यस सर, यही हो जाएगा आपका आंसर। सबसे पहले भैया दिया गया था 8 10a = 15। अब क्या करेंगे भैया, 10a की वैल्यू निकालेंगे। 10a कैसे आएगा? 8 को उधर भेज दो। 8 इधर कर क्या रहा है भैया? इधर 8 का कोई काम ही नहीं है, तो 8 को उधर भेज देंगे। मल्टीप्लाई में था सर जी, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 10a की वैल्यू 15/8 हो जाएगी। यस सर। देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन को एक बार खुद से करने की ट्राई करनी है कि यार मतलब क्या कर सकते हैं। अगर आपको ये दिया है तो आप क्या कुछ कर सकते हो इसकी मदद से। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर अभिनव में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और इस चैप्टर को सबसे ज़्यादा क्लास 10th का सबसे ज़्यादा हार्ड या आप टफ कह लीजिए इसको माना जाता है इस चैप्टर को, ठीक है। क्लास 10 का सबसे हार्ड और टफ चैप्टर अगर कोई माना जाता है तो वो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और एक और है सर्कल। लेकिन आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं पक्का बोलता हूँ कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है वो मैं आपको आसान बना के दे दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ये है हमारा पार्ट नंबर 1। टोटल मेरे ख्याल से 4 पार्ट लगेंगे, 4 या 5, और उसमें आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में हम लोग नॉर्मल सी डिस्कशन करने वाले हैं, ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम समझेंगे चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, यानी हम अपने बारे में बताते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया जाएगा किसका? ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है वो समझेंगे। तो सबसे पहले देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब होता है। ट्रिग्नोमेट्री, ये जो आपका वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये बना हुआ है 2 वर्ड से मिलकर के। पहला आपका ट्रिगोनो और दूसरा आपका मैट्री, ठीक है। ट्रिगोनो का मतलब होता है ट्रायंगल और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। यानी जिस साइंस में हम लोग ट्रायंगल के मेजरमेंट को पढ़ते हैं उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। बस यही इसका मतलब होता है। ट्रिग्नोमेट्री यानी क्या? ट्रिगोनो यानी ट्रायंगल, मैट्री यानी मेजरमेंट। कहीं पर भी मैट्री लिखा हो उसका मतलब सीधा सीधा समझ जाना कि मेजरमेंट होता है। जैसे जियोमेट्री हो गया तो उसमें आपका लास्ट वर्ड क्या है? मैट्री। तो मैट्री मतलब मेजरमेंट, वहां पर भी मेजरमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे यहाँ पर क्या है? ट्रिगोनो, ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनो मतलब ट्रायंगल और मैट्री मतलब मेजरमेंट। अब ये कौन सा ट्रायंगल यहाँ पर यूज होगा? क्लास 10th के लिए स्पेसिफिकली आपका राइट एंगल ट्रायंगल यूज होगा, और क्लास 12th में जाओगे तो पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्लास 10th में अगर आप हैं तो यहाँ पर आपको राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल तो बहुत सारे लोग जानते ही होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, ठीक है। सपोज करो ये मैंने नाम दे दिया ABC, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें से राइट एंगल कहां पर है? एंगल B पे है, ठीक है। अब सपोज करो इस एंगल को मैंने माना थीटा। अब ये थीटा क्या होता है? जैसे हम लोग लेट करते हैं कि इसका एज x होगा, ठीक है। लेट दी एज ऑफ श्याम भी x या लेट दी एज ऑफ राम भी x, ऐसे करके हम लोग लेट करते हैं। वैसे ही एंगल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? थीटा से, ठीक है। थीटा ये होता है थीटा, THETA, थीटा, ठीक है। थीटा यानी कुछ नहीं, एंगल बस, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल है आपका राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इसमें आप मुझे बताओ कि हाइपोटेनस क्या होगा, बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये हाइपो होगा, ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। बिल्कुल सही, आप कहीं ना कहीं सही हो लेकिन कहीं ना कहीं गलत। कैसे? देखो ये जो आपका राइट एंगल बन रहा है, जिधर राइट एंगल जहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री, जहाँ पर गिर रहा है यानी एंगल B के सामने वाली जो साइड होगी वो आपकी पक्के से हाइपोटेनस होगी। बस इस चीज़ को क्लियर कर लो कि जहाँ पर आपका
90 डिग्री एंगल बन रहा है उसके जस्ट सामने वाली साइड, जस्ट सामने देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, इसके जस्ट सामने कौन सी साइड दिख रही है, ये वाली। और लॉन्गेस्ट साइड जो होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, इसको क्या कहा जाता है, हाइपोटेनस। तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। फिर अब परपेंडिकुलर कैसे पता करेंगे या बेस कैसे पता करेंगे, सबसे पहले बेस पता करते हैं, ठीक है। ये तो पक्के से पता चल गया कि हाइपो होगा आपका, ठीक है। आप थीटा लो, आपका जो थीटा है वो थीटे से दो लाइन सेगमेंट निकल रही है, दो लाइन सेगमेंट निकल रही है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है। अब ये जो दो लाइन सेगमेंट है इसमें से एक तो आपका पता चल गया कि हाइपोटेनस है। थीटा से जो भी लाइन सेगमेंट आपके निकल रही है, थीटा से जो भी लाइन सेगमेंट आपके निकल रही है उसमें से एक तो आपका बेस होगा, ये क्लियर कर लो, ठीक है। उसमें से एक तो आपका बेस होगा। अब ये अगर हाइपो है तो ये क्या होगा, बेस होगा, क्योंकि बचा यही है ना, तो ये आपका बेस होगा। अब क्या बचा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये आपका हो जाएगा, ठीक है। यानी जिसको आपने थीटा लिया उसके जस्ट आप सामने देखोगे तो आपको परपेंडिकुलर मिल जाएगा, बस इस तरीके से समझ लो, ठीक है। अब ये जो थीटा है इसको आप लोग रेफरेंस एंगल भी बोल सकते हो, इसके हिसाब से पता चलता है कि आपका परपेंडिकुलर क्या होगा या बेस क्या होगा। अब दूसरा एग्जांपल देखो, सेम ट्राइंगल लूंगा ए बी सी, ठीक है। ए बी सी आपका ट्राइंगल है, राइट एंगल आपका बी पे है। अब पहले तो मैंने इसको थीटा माना था, एंगल सी को, अब मैं इसको थीटा मानूंगा, किसको, एंगल ए को। अगर मैं इसको थीटा मानूं तो ये राइट एंगल है, इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर ये हाइपोटेनियस है और थीटा मैंने इसको माना है, थीटा एंगल ए को माना है, आपको पता है कि ये थीटा है, थीटा में से बेस तो निकलेगा ही निकलेगा। अब ये अगर हाइपोटेनियस होगा आपका, AC अगर हाइपोटेनियस होगा तो AB पक्के से आपका बेस होगा। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं थीटा इसको मानूं तो ये आपका हाइपो होगा और BC आपका क्या हो जाएगा सर जी, बेस हो जाएगा। लेकिन अगर एंगल ए के लिए अगर मैं एंगल ए को थीटा मान के चलता हूं तो हाइपो आपका क्या होगा, AC होगा, और बेस क्या होगा, AB होगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा जो बचा, यानी BC आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इस केस में परपेंडिकुलर कुछ और था, इस केस में परपेंडिकुलर कुछ और है। इस केस में बेस अलग था, इस केस में बेस अलग है। इस केस में हाइपोटेनस था, सेम वही हाइपोटेनस रहेगा क्योंकि राइट एंगल हमने बी को माना है, ठीक है। इधर भी बी है, इधर भी बी है, और राइट एंगल के जस्ट सामने देखोगे तो आपको हाइपोटेनस मिल जाएगा, ठीक है। यानी आपको समझना क्या है कि एंगल के हिसाब से आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है, ठीक है। यहाँ अगर मैं इसको थीटा मान के चलूँ तो इसको अगर थीटा मानूंगा तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा। अगर मैं एंगल ए को थीटा मान के चलूँ तो उसके लिए बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा। समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूँ इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि रेशियो क्या होता है, ठीक है। समझो दो दोस्त हैं, एक का नाम है रोहन, वो है आपका 40 साल का, 40 ईयर्स, ठीक है। एक है आपका मोहन, ठीक है। ये दोनों दोस्त हैं, रोहन मोहन। मोहन है 30 साल का, ठीक है। अब मैं अगर इन दोनों का रेशियो निकालो, रेशियो मतलब जब इन दोनों को डिवाइड करूं, रोहन अपॉन मोहन करूं, R अपॉन M। अगर मैं रोहन अपॉन मोहन करूं यानी 40 अपॉन 30, 40 ईयर्स अपॉन 30 ईयर्स, तो ईयर्स आपस में कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, तो क्या आएगा 4 अपॉन 3। यानी रोहन अपॉन मोहन की एज का रेशियो क्या आ गया, 4 अपॉन 3 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि रोहन का एज 4 ईयर्स है और मोहन की एज 3 ईयर्स है, इसका ये मतलब है नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। अगर रोहन का एज और मोहन की एज का मैं रेशियो निकालता हूं तो 4:3 आता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि रोहन का एज 4 ईयर्स है और मोहन का एज 3 ईयर्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि अगर जब दो नंबर का रेशियो हम निकालते हैं तो रेशियो आने के बाद जब उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है, पहले ये था 40 अपॉन 30, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म किया तो 4 अपॉन 3 आया। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि रोहन के एज 4 ईयर्स है और मोहन का एज 3 ईयर्स है, नहीं, इसका एज कुछ और है। मतलब हो सकता है कि 4 अपॉन 3 हो, ठीक है, रोहन की एज हो सकती है 4 ईयर्स हो, मोहन की एज हो सकती है 3 ईयर्स हो, लेकिन है नहीं। हमको तो उनकी रियल एज पता है क्या, कि रोहन 40 साल का है, मोहन 30 साल का है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 अपॉन 3 में कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 अपॉन 3 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे,
अगर हमें रोहन की एज चाहिए तो 4 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि रोहन की एज मिल जाए। अगर मुझे रोहन की एज चाहिए, रोहन की एज क्या है 40, तो मैं 4 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 40 मिल जाए 10। ठीक है। अगर मोहन की एज है 30 ईयर्स तो मैं 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 30 मिल जाए 10। यानी आप देख रहे हो दोनों में क्या कर रहा हूं मैं, ऊपर नीचे दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है। अब मुझे रोहन की एज पता है, मोहन की एज पता है, इसलिए मैं दोनों में 10 मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सोचो इनकी एज नहीं पता होती तो मैं क्या करता, मैं यहां पर सीधे सीधे लिखता 4x। अगर सोचो इनकी एज नहीं पता होती तो मैं क्या लिखता, रोहन की एज होती 4x और मोहन की एज होती 3x। तो बस मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि अगर दो रेशियो दिए गए हैं तो जरूरी नहीं है कि वही उसका आंसर होगा। ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करके चलेंगे, उसको हम लोग x लेके चलेंगे, 4x 3x। जैसे रोहन की एज क्या होगी 4x और मोहन की एज होगी 3x। तो मेरे ख्याल से आपको रेशियो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। इसमें आप मुझे बताओ कि हाइपोटेनस क्या होगा, बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा, कैसे पता करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पता किया था। देखो सबसे पहले हाइपोटेनस कैसे पता करेंगे, ये है आपके पास राइट एंगल। ठीक है। राइट एंगल के जस्ट सामने देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, हाइपोटेनस मिलेगा। ठीक है। इसके जस्ट सामने देखोगे तो आपको हाइपोटेनस मिलेगा। अब हाइपोटेनस पता चल गया, आप क्या पता करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस कैसे पता चलेगा सर। अब एक चीज देखो, आपको यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। अब ये जो थीटा है वो दो साइड पे लाई करता है। ये जो थीटा है वो आपका दो साइड पे लाई करता है। ये जो थीटा है वो आपका दो साइड पे लाई करता है, जिसमें से एक आपका पक्के से हाइपोटेनस है, दूसरा क्या होगा, दूसरा बेस होगा। समझ में आया। ठीक है। जो आपका थीटा होता है वो दो साइड पे लाई कर रहा है, एक आपका AC है, दूसरा आपका BC है। एक आपका AC है, दूसरा आपका BC है। ठीक है। इसमें से AC तो पता चल गया पहले से कि हाइपो है। ठीक है। AC आपका पहले से पता चल गया कि हाइपो है, तो BC क्या होगा, बेस। अब बचा क्या, बेस बचा, तो BC आपका बेस हो जाएगा। अब लास्ट में आपका बच रहा AB, तो AB क्या हो जाएगा सर जी, परपेंडिकुलर। समझ में आया, बहुत आसान है। ठीक है। ये जो आपका थीटा है इसको आप रेफरेंस एंगल भी बोल सकते हो। रेफरेंस एंगल क्यों सर, क्योंकि इससे आप बेस पता करते हो, बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है। ये जो आपका रेफरेंस एंगल है इससे दो साइड निकल रही है, ये जो आपका रेफरेंस एंगल है इससे दो साइड निकल रही है, जिसमें से एक बेस होगा। ध्यान से सुनना, एक बेस होगा और एक हाइपोटेनस होगा। एक बेस होगा, एक हाइपोटेनस होगा। आपको पता चल गया कि हाइपोटेनस क्या है, आपको पता चल गया कि हाइपोटेनस क्या है। अब बचा क्या, बेस, तो BC आपका बेस हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अब चलिए, अब ये जो आपका परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, बेस है, इनके रेशियोज को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। क्या सर, वापस रिपीट करो। ये जो आपका परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, बेस है, इनके बीच रेशियो को, इनके बीच के रेशियो को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ठीक है। जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो हो गया, हाइपोटेनस अपॉन बेस का रेशियो हो गया। ऐसे टोटल हमारे पास 6 रेशियोज होते हैं और वो 6 रेशियो के अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है। वो 6 रेशियो के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे साइन थीटा। साइन थीटा मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है। कोसाइन थीटा इज इक्वल टू क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा यानी क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर आता है आपका साइन, कोसाइन, टेंजेंट, फिर आता है आपका कोसेकेंट, कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा यानी H अपॉन P। फिर आता है आपका सेकेंट, सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा यानी क्या, H अपॉन B। फिर लास्ट आता है आपका
कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा यानी b अपॉन p। ठीक है, अब ये इनका पूरा नाम है। साइन थीटा यानी p बाई एच, कोसाइन थीटा यानी b बाई एच, टेंजेंट थीटा यानी p बाई बी, को सेकेंड थीटा यानी h बाई पी, सेकेंड थीटा यानी h बाई बी, कोट टेंजेंट थीटा यानी b बाई पी। अब ये इतने बड़े बड़े नाम कौन बोलेगा सर, थक जाएंगे, इतने बड़े बड़े नाम बोलेंगे तो थक जाएंगे। तो क्या करेंगे, तो हम लोग इतना बड़ा नाम ना बोलकर एब्रीविएशन यूज करते हैं। एब्रीविएशन यानी सर क्या, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे हम लोग साइन को कैसे लिखेंगे, साइन थीटा को साइन थीटा, कोसाइन थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। इतना बड़ा ना लिख के छोटा सा लिख दो बस, कॉस थीटा। टेंजेंट थीटा को हम लोग टेंजेंट थीटा ना लिख के टेन थीटा लिख देंगे तो भी चलेगा। कोसेकेंड थीटा को कोसेकेंड थीटा ना लिख के हम लोग कोसेक थीटा भी बोल सकते हैं, कोसेक थीटा। सेकेंड थीटा को सेक थीटा, कोटेंजेंट थीटा को कोट थीटा। ये इसके एब्रीविएशन है, याद कर लीजिए। ठीक है, साइन थीटा को साइन थीटा बोलेंगे, कोसाइन थीटा को कोस थीटा बोलेंगे, टेंजेंट थीटा को टेन थीटा बोलेंगे, कोसेकेंड थीटा को कोसेक थीटा बोलेंगे। वैल्यू सेम रहेंगी। ठीक है, यानी साइन थीटा है तो साइन थीटा को p अपॉन एच ही बोलेंगे, कोसेक थीटा को हम लोग h अपॉन p बोलेंगे, सेकेंड थीटा ना बोलकर हम लोग सेक थीटा बोलेंगे, कोटेंजेंट थीटा ना बोलकर हम लोग कोट थीटा बोलेंगे। ठीक है, इतना लंबा कौन बोलने जाएगा, इससे बढ़िया शॉर्ट फॉर्म यूज करो। तो ये था हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टोटल 6 रेशियोज होते हैं। ठीक है, ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा, ये पांचवा और ये आपका छठा। अब बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ याद नहीं होती कि ये p अपॉन एच किसका है, b अपॉन एच किसका है। अगर किसी ने अचानक से पूछा कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो ये सब कैसे याद करें, तो इसको याद करने के निमोनिक्स होते हैं। तो इनके ऊपर निमोनिक्स बहुत सारे बने हुए हैं, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, दूसरा आपका है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ऐसे भी करके बहुत सारे ऐसे निमोनिक्स हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। चलिए अब उनमें से एक निमोनिक समझते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो फ्रेंड्स, ये साइन थीटा का मतलब क्या है, पहले साइन थीटा का मतलब समझते हैं। साइन थीटा यानी साइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, साइन थीटा यानी साइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, ये इसका एक्चुअल मतलब होता है। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा यानी साइन मल्टीप्लाई बाय थीटा। ये जो चीज़ है ये एकदम नॉनसेंस चीज़ है, ये एकदम बकवास चीज़ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो लोग आपको ये बोलते हैं वो एकदम गलत है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। साइन थीटा यानी साइन ऑफ एंगल थीटा होता है, साइन थीटा यानी साइन इंटू थीटा नहीं होता है। ये गलत फैमिली अपने दिमाग से निकाल लो। ठीक है, अगर किसी ने बोला आपको कोट थीटा, तो कोट थीटा मतलब कि कोट टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। कोट थीटा यानी ये नहीं होता कोट इंटू थीटा। ठीक है, ये नहीं होता। ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल लो कि अगर सेक थीटा दिया तो मतलब सेक इंटू थीटा, हाँ, टेन थीटा दिया है तो टेन इंटू थीटा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, सेकेंड ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, सेक थीटा यानी सेकेंड ऑफ एंगल थीटा। समझ में आया? तो ये गलती आप लोग मत कीजिएगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने हर साल देखा है ऐसे बच्चे गलती करते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ये जो रेशियोज हैं, ये रेशियो याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैंने देखा है कई सारे बच्चों को कि ये रेशियो याद नहीं हो पाती कि b अपॉन एच किसका है। अगर किसी ने पूछा कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या, तो फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है कि क्या करें, क्या होता है, कैसे याद करें इस चीज़ को। तो इसके पीछे मतलब बहुत सारे निमोनिक्स हैं, आप खुद से भी निमोनिक्स बना सकते हो। एक फेमस निमोनिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, दूसरा है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो आप खुद से भी ऐसे निमोनिक्स बना सकते हो और याद कर सकते हो। तो चलिए इनमें से कोई एक निमोनिक समझते हैं, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा निमोनिक पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, इसमें ये जो आपका स्टार्टिंग लेटर है P, B, P, H, H, B, ये आप याद कर लोगे तो भी चलेगा, PBP, HHB। ठीक है, बस आपको ये स्टार्टिंग के फर्स्ट लेटर आपको याद होना चाहिए, PBP, HHB। अब आपको क्या करना, देखो
P अपॉन एच, ये जो पहले लिखा हुआ P अपॉन एच, P अपॉन एच किसका रेशियो है, साइन थीटा का। साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन एच, ठीक है। B अपॉन एच, B अपॉन एच किसका रेशियो है, कॉस थीटा का, B अपॉन एच, ठीक है। अच्छा, P अपॉन बी, P बाई बी, P बाई बी किसका है, टेन थीटा का, ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब ये तो हो गया 3 रेशियो, अभी और 3 चाहिए। अब वो 3 कैसे पता करेंगे, P अपॉन एच था किसका, साइन थीटा का। अब इसका उल्टा कर दो, उल्टा करना मतलब पलट देना। P अपॉन एच था, H अपॉन P कर दो। H अपॉन P किसका रेशियो है, कोसेक का, तो कोसेक थीटा का क्या होगा, H अपॉन P हो जाएगा। अच्छा, H अपॉन B किसका होगा, बस अभी सुनते जाओ। H अपॉन B किसका होगा, सेक थीटा का। B अपॉन P किसका होगा, कॉट थीटा का, ठीक है। ये हो गए आपके टोटल 6 रेशियोज। अब इस तरीके से आप याद कर सकते हो, या तो आप पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरीके से भी याद कर सकते हो। और आप खुद से भी निमोनिक्स बना सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन मुझे नहीं लगता आप बनाओगे क्योंकि इतने इजी हैं, आपको फटाफट याद हो जाएंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, PBP HHB। P बाई एच किसका होगा, जो पहले लिखा हुआ है P अपॉन एच, पहले क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। साइन थीटा का क्या होता है, देखो इस तरीके से याद कर लो। सबसे पहला होता है आपका साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा का होगा P बाई एच। फिर आता है आपका दूसरे नंबर पे कोस थीटा, जिसका होगा B बाई एच। तीसरे नंबर पे आता है आपका टेन थीटा, जिसका होता है P बाई बी। चौथे नंबर पे आता है कोसेक थीटा, जिसका होता है आपका क्या, H अपॉन P, ठीक है। और पांचवें नंबर पे आता है सेक थीटा, जिसका होता है H बाई बी। छठे नंबर पे आता है कॉट थीटा, जिसका होता है B बाई P, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। पहले पे साइन थीटा, साइन थीटा का क्या होगा, P अपॉन एच, ठीक है, जो पहले लिखा है P अपॉन एच वो होगा साइन थीटा का। अच्छा, फिर कॉस थीटा का क्या होगा, B अपॉन एच। ये आप प्रैक्टिस करोगे बार बार, हर दिन इसको देखोगे तो आपको अपने आप ही याद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि क्या है ये, क्या चल रहा है, ठीक है। B अपॉन एच क्या होगा, कॉस थीटा का। P अपॉन बी किसका होगा, टेन थीटा का। अच्छा, अब इसको उल्टा कर देंगे, यानी H अपॉन P करेंगे तो वो बनेगा कॉसेक का, H अपॉन B करेंगे तो वो बनेगा सेक का, B अपॉन P करेंगे तो वो बनेगा कॉट का, ठीक है। मैं कॉट बोल रहा हूँ, ये गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, कॉट थीटा होता है। हमेशा कभी आप साइन मत बोलना, साइन थीटा साथ में लगाना, या जो आपको एंगल दिया गया वो साथ में लगाना, ठीक है। अगर मैं साइन बोल रहा हूँ तो ये एकदम नॉनसेंस बात है, फिद्दू बात है, ठीक है, एकदम बकवास बात है, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता साइन। साइन थीटा होना जरूरी है, थीटा होना जरूरी है, उसके साथ साइन के साथ कोई ना कोई एंगल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं थीटा ले रहा हूँ तो मैं थीटा बोलूंगा, अगर मैं यहाँ एक्स ले रहा हूँ तो एक्स बोलूंगा, ठीक है। अगर थीटा की जगह एक्स ले रहा हूँ, वाई ले रहा हूँ, जो ले रहा हूँ वो बोलूंगा, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप अकेले कॉस मत बोलना, कॉस थीटा बोलना, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर बेस एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। राइट एंगल आपका कहां पर है, B पे है, ठीक है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया वो चीजें हम करेंगे, ठीक है। पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। इन अ ट्राइंगल ABC, आपका कोई ट्राइंगल है भैया ABC, जिसमें राइट एंगल आपका B पे है, यानी B पे 90 डिग्री बन रही है। इफ AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, फाइंड साइन C cos B एंड tan C। इसको देख के घबराना नहीं, पहले लोग घबरा जाएंगे, अरे भैया ये क्या है। खुद से एक बार ट्राई करो, खुद से एक बार कोशिश करो कि बनता है कि नहीं बनता है। एक बार खुद से वीडियो पॉज करो और कोशिश करो। सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। डायग्राम होगा आपका ABC आपका एक ट्राइंगल है, ABC आपका एक ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है भैया, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें से राइट एंगल किस पे है, एंगल B पे है, ठीक है। यहीं पर आपको क्वेश्चन में ही दिया गया राइट एंगल एट B। अगर आपकी AB की लेंथ है, B की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, AC की लेंथ 5 सेंटीमीटर, यानी AC आपका 5 सेंटीमीटर हाइपोटेनियस हो जाएगा, एंड BC आपका 4 सेंटीमीटर है,
अब सब तो आपको पता चल गया, ठीक है, सब आपको पता चल गया, आपको हाइपो पता चल गया आपका, लेकिन ये नहीं पता है कि दोनों में से बेस कौन सा है, बेस कौन सा है ये नहीं पता है। कब पता चलेगा? जब तक हम लोग को रेफरेंस एंगल नहीं पता चलेगा तब तक ये नहीं पता चलेगा कि दोनों में से बेस कौन सा है या परपेंडिकुलर कौन सा है। तो हमको फाइंड करने को बोला गया साइन सी। अब देखो साइन सी फाइंड करने को बोला गया है। साइन का सबसे पहले तो मुझे ये बताओ साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है सर जी P/H, यही होता है, बिल्कुल यही होता है। अब P/H होता है तो साइन सी क्या है आपका? थीटा है, यानी सी को हमने थीटा माना है, इसको थीटा माना है, किसको? ये सी को हमने थीटा मान लिया। अगर मैं इसको थीटा मान के चलूँ सी, एंगल सी को, तो इसके लिए मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा और हाइपो क्या होगा और बेस क्या होगा? सबसे पहले आपका हाइपो तो फिक्स है क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट सामने देखोगे तो हाइपोटेनस मिल जाएगा, यानी हाइपोटेनस तो आपका फिक्स है, क्या है? 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस आपका फिक्स है 5 सेंटीमीटर, ठीक है सर। अच्छा, अब इसको हमने थीटा माना तो इसके साथ एक हाइपोटेनस निकल रहा है, एक साइड आपकी हाइपोटेनस होगी, दूसरी साइड जो उसके साथ निकल रही है वो बेस होगा, ठीक है। हमने थोड़ी देर पहले तो पढ़ा कि दो साइड निकलती है, थीटा से दो साइड निकलती है, एक होगी आपकी हाइपोटेनस, दूसरी होगी बेस। हाइपोटेनस पता चल गई, दूसरी क्या होगी? बेस होगी। बेस कौन सी होगी? ये वाली 4 सेंटीमीटर वाली, ये आपकी बेस हो जाएगी, ठीक है। और तीसरी वाली क्या होगी आपकी? तीसरी वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी। ओके, ये आपकी बेस, ये आपकी परपेंडिकुलर। चलिए अब साइन सी की वैल्यू बतानी है। साइन सी इज इक्वल टू P/H, P/H। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? P क्या है यहाँ पर? P आपका है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर लिख देंगे, अपॉन H क्या है आपका? 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 3/5 आ गया इसका आंसर, ठीक है। ओके, दूसरी चीज हमको फाइंड करनी है क्या? ये तो पहली चीज थी, दूसरी चीज हमको फाइंड करनी है cos B। cos B यानी सॉरी cos A। थोड़ी क्वेश्चन में मिस्टेक होगी, यहाँ cos A कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए cos A के लिए आपका परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, हाइपो क्या होगा? हाइपो तो फिक्स है, हाइपो तो यही होगा, राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने ही होता है हाइपो। लेकिन अब परपेंडिकुलर और बेस में कंफ्यूजन होगा, क्यों? क्योंकि अब थीटा चेंज हो गया, पहले थीटा था सी, अब क्या है cos A, यानी अब हमें इसको थीटा नहीं मानना है। किसको थीटा मानना है? ए, एंगल ए को। अब इसको थीटा मानेंगे तो ये तो आपका पक्के से हाइपोटेनियस है 5 सेंटीमीटर, देखो पहले से ही हाइपोटेनियस है। लेकिन ये जो आपका दूसरा साइड है ये क्या हो जाएगा? ये बेस हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर ना रहकर आपका बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर ना रहकर आपका बेस बन जाएगा, और ये आपका 4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? फिर परपेंडिकुलर बन जाएगा। समझ में आया? एंगल चेंज होते ही साइड चेंज हो गई, एंगल चेंज होते ही साइड चेंज हो गई, एंगल चेंज होते ही साइड चेंज हो गई, ठीक है। पहले ये एंगल था तो इसके लिए बेस और परपेंडिकुलर अलग थे, लेकिन जैसे ही ये एंगल हुआ इसके लिए बेस और परपेंडिकुलर अलग हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। cos A के लिए, cos A का फॉर्मूला क्या होता है? cos A का थोड़ी देर पहले देखा था B/H, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, उसको एक बार क्या करो नोटबुक में लिख लो अपने, और उसके अपने सामने रखो, ठीक है। उसको अपने सामने रखो और देख देख के क्वेश्चन करो। पहले देख के करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे धीरे देखते रहोगे ना उस चीज़ को तो समझ में आ जाएगा और दिमाग में छप जाएगा वो चीज़, ठीक है। क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो देख के करो, कोई बात नहीं, पहले देख के करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए, cos A इज इक्वल टू B/H होता है, cos A इज इक्वल टू B/H होता है। B आपका क्या है? 3 सेंटीमीटर, तो B को लिख देंगे 3 सेंटीमीटर, ठीक है सर। ओके सर। H क्या है आपका? 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखते हैं 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 3/5, इसका भी आंसर सेम होगा 3/5। चलिए अब थर्ड पार्ट, हमारा थर्ड पार्ट क्या है सर जी? थर्ड पार्ट है tan C फाइंड करना। ओके, अच्छा, tan का फॉर्मूला क्या होता है? P/B होता है, ठीक है, P/B होता है tan C। अब पहले तो हमने cos A के लिए हमारा बेस अलग था, परपेंडिकुलर अलग था, tan C। अब हमको थीटा किसको मानना है? एंगल C को मानना है। एंगल C के लिए जब हमने एंगल C को थीटा माना तो ये हाइपो होगा और ये बेस होगा,
और ये आपका वापस से परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, ये आपका वापस से 3 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब देखो tan c का फॉर्मूला क्या होता है, tan c का फॉर्मूला होता है p/b। p की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे 3 सेंटीमीटर अपॉन b की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में आएगा आपका 3/4। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा कुछ करना नहीं था इस क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले तो आपको तीनों साइड की वैल्यू दे दी गई थी 5, 3, 4। ठीक है, अब आपको पता करना था कि हाइपो क्या है। तो हाइपो कैसे पता करेंगे, राइट एंगल है, राइट एंगल के जस्ट सामने देखोगे तो हाइपो मिल जाएगा। हाइपो मिल गया। अब साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी थी। साइन सी को हम लोग रेफरेंस मान के चलेंगे, रेफरेंस एंगल। तो इसको जैसे ही हमने रेफरेंस एंगल माना तो हमको पता है कि एक हाइपोटेनस निकलता है, एक बेस निकलता है, एक हाइपोटेनस निकलता है, एक बेस निकलता है, एक हाइपोटेनस निकलता है, एक बेस निकलता है, जिसमें से हाइपो तो आपको पता चल गया। दूसरा क्या होगा सर जी, दूसरा होगा बेस। तो बेस आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और इसके लिए परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। उस हिसाब से हमने साइन सी की वैल्यू रख दी p/h। P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ रखा 3। H की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, H की जगह रखा 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसल, 3/5 आंसर। वैसे ही cos की वैल्यू निकाली, cos A इज इक्वल टू B/H। ठीक है, A को हम लोग रेफरेंस एंगल मान के चलेंगे तो हाइपोटेनस तो यही होगा, लेकिन बेस 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। बेस 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5 हो जाएगा आंसर। tan C के लिए यही होगा सेम, P/B। P आपका 3, B आपका 4, 3/4 आंसर आ गया। समझ में आया, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ साइन A इज इक्वल टू 4/9। साइन A की वैल्यू दी गई है 4/9, फाइंड करना cos A tan A। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। आज मैं इसी टाइप के क्वेश्चन लाया हूँ, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, पहले मैं बोलता हूं आपको कि जितना कर सकते हो उतना करो, जितना कर सकते हो उतना करो। ठीक है, साइन ए की वैल्यू दी है, साइन ए मतलब क्या, साइन ए मतलब p/h। ठीक है, p/h की वैल्यू दी गई है 4/9। अब मैंने आपको बताया था रेशियो वाले केस में ही कि अगर रोहन अपॉन मोहन, ठीक है, उन दोनों का रेशियो निकाले तो 4/3 आया था। इसका मतलब तो ये नहीं है कि रोहन की एज 4 साल है और मोहन की एज 3 साल है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन उनकी एक्चुअल एज निकालने के लिए हमने क्या किया था, कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई किया था। वैसे ही इन अगर p/h लिखा हुआ है, p/h की वैल्यू 4/9 है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि p की वैल्यू 4 होगी और h की वैल्यू 9 होगी। समझ में आ रहा है, अगर p/h है, p/h की वैल्यू 4/9 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि p की वैल्यू 4 होगी और h की वैल्यू 9 होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग 4x लिख लेंगे और इसको हम लोग 9x लिख लेंगे, क्योंकि हम लोग एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करने वाले हैं दोनों में। ठीक है, ऊपर भी नीचे भी। तो हमने 4x मान लिया p को और h को मान लिया 9x। अब देखो, बाई पाइथागोरस थियरम, बाई पाइथागोरस थियरम में यहाँ pt लिख देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में उसको pt लिख दे रहा हूँ। पाइथागोरस थियरम के हिसाब से पाइथागोरस थियरम का फॉर्मूला क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही होता है, बिल्कुल यही होता है सर जी। h स्क्वायर मतलब 9x का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, p की वैल्यू क्या है 4x, तो 4x का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की ही वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, अब देखो 9x का होल स्क्वायर यानी 81x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का होल स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो b स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो b स्क्वायर को उधर ही छोड़ दो, 16 को इधर भेज दो, तो 81x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो जब आप माइनस करोगे तो आएगा 65x स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या निकल के आएगी, अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 65x स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताओ, आपका कभी लेंथ नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, नेगेटिव लेंथ कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसलिए वो नेगेटिव नहीं होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा।
यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू आपकी आएगी √65x। ठीक है, ये आ गई आपकी b की वैल्यू। अब आपको p पता चल गया, h पता चल गया, b पता चल गया। अब आपको क्या निकालना है, cos a निकालना है। cos a मतलब b/h। अब b/h मतलब b की वैल्यू कितनी है, √65x अपॉन में h यानी हाइपोटेनस कितना है 9x। x से x कैंसिल हो गया, cos a की वैल्यू आ गई √65 अपॉन में 9, ये होगा आंसर। दूसरी चीज निकालनी है tan a की वैल्यू होती है p/b। ठीक है, p/b होती है, p की वैल्यू है 4x, b की वैल्यू √65x, x कट गया तो tan a की वैल्यू आ गई 4/√65। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, करना कुछ नहीं था, बस हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, बेस निकाला, और आपको हर क्वेश्चन में भी ऐसा ही करना होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो ऐसा ही करना होगा। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेस निकालना होगा। अगर 2 साइड दिया है, तीसरी साइड नहीं दी है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, जो निकालना है वो निकालो और उस हिसाब से वैल्यू रख दो। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ sec थीटा इज इक्वल टू 5/4, यानी sec थीटा की वैल्यू दी गई है क्या, 5/4। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल थीटा, यानी एंगल थीटा के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बताइए। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते 6, जिसमें से 1 की वैल्यू आपको दे दी गई है, बाकी की 5 जो बच रही हैं उनकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, सेक थीटा। ठीक है, सबसे पहले आपको दिया गया सेक थीटा, तो सेक थीटा से आप मुझे बताओ सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू h/b। h/b की वैल्यू दी गई है 5/4। मैंने आपको बताया था पिछले ही क्वेश्चन में कि h/b की वैल्यू 5/4 है। इसका मतलब ये नहीं कि h की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 4 है। इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं होता कि h की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए x ले लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, h की वैल्यू 5x, b की वैल्यू 4x। अब इसकी मदद से हम लोग परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पीटी की फॉर्मूला क्या होता है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h² यानी 5x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p² की वैल्यू दी नहीं है, p² ही हमको फाइंड करना, p फाइंड करना, तो p² लिख देंगे। b² की वैल्यू दी गई है 4x, तो 4x का होल स्क्वायर। 5x का होल स्क्वायर, 5x का होल स्क्वायर यानी 25x² इज इक्वल टू p² प्लस 16x²। ठीक है, p² इज इक्वल टू 25x²। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लास्ट में आएगा आपका p² इज इक्वल टू 9x²। 9x² आया। अब क्या होगा, स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, p इज इक्वल टू प्लस माइनस √9x²। ठीक है, कभी भी अंडर रूट में आता है तो प्लस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस लग जाता है। ठीक है, कभी भी अंडर रूट में आता है कोई वैल्यू तो प्लस माइनस हो जाएगा, यानी p की वैल्यू आपकी प्लस √9x² भी हो सकती है, p की वैल्यू माइनस √9x² भी हो सकती है। आपको पता है कि परपेंडिकुलर आपका लेंथ है, परपेंडिकुलर एक लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो अगर मैं यहाँ पॉजिटिव लिखूँ ना लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। p की वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू √9 यानी 3x² यानी x, p की वैल्यू हो गई 3x। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी कि p की वैल्यू कैसे आई, 3x। ठीक है, p की वैल्यू क्या आई, 3x आई। अब हमको फाइंड करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी क्या, आपको साइन थीटा भी बताना है। साइन थीटा क्या होता है, p/h।
P अपॉन एच। P की वैल्यू क्या है? P की वैल्यू अभी हमने निकाली 3x, ठीक है, 3x अपॉन h की वैल्यू क्या? 5x। x से x कट गया, कैंसल हो गया, 3/5 आएगा आंसर। दूसरा है cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू होती है b/h। b की वैल्यू है क्या? b की वैल्यू क्या है? 4x। h की वैल्यू क्या है? h की वैल्यू है 5x। x से x कटा, 4/5 आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू p/b। p/b यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमको दी गई है 3x और बेस की वैल्यू दी गई है हमें 4x। 3x अपॉन 4x, x से x कैंसिल हो गया, 3/4 आ गई इसकी वैल्यू, किसकी? tan थीटा की। अब tan थीटा के बाद क्या आता है? कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू h/p यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? हाइपोटेनियस की वैल्यू है 5x और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3x। तो 5x अपॉन 3x, x कैंसिल हो गया, 5/3 आएगा इसका आंसर। अब कोसेक के बाद आता है सेक। सेक की वैल्यू पहले से हमें दी है तो हम सेक की वैल्यू नहीं निकालेंगे। सेक के बाद क्या आता है? लास्ट आता है कोट थीटा। कोट थीटा की वैल्यू हो जाएगी b/p। b/p मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू है हमारे पास 4x और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3x। x से x हो गया कैंसिल, 4/3 आएगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया। देखो करना क्या था, सेक थीटा की वैल्यू दी गई है 5/4, ठीक है। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल थीटा। एंगल भी दे दिया गया है थीटा, यानी थीटा पे ही आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बतानी। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा। जो इसके अलावा जो बच रहे हैं, मतलब टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं और इसको छोड़ के आपको बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू बतानी है, ठीक है, फॉर एंगल थीटा। तो हमने क्या किया, सेक थीटा। दोस्तों देखो सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? h/b। h/b मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। अच्छा, h हमको क्या दिया हुआ है? h/b का रेशियो हमें दिया गया 5/4। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रोहन और मोहन 2 लोग थे, उनका एज का रेशियो 4/3 था। इसका मतलब ये नहीं है कि रोहन का एज 4 ईयर है और मोहन का एज 3 ईयर है, ऐसा तो नहीं था? नहीं था सर। तो यहां पर भी क्या है, h/b का आपको रेशियो दिया गया है। क्या दिया गया? 5/4। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि h की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 4। नहीं सर, इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है वो पता करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको मैंने यहां x माना है। तो आप ये स्टार्टिंग में आप लिख लीजिएगा कि लेट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस बी 5x एंड द वैल्यू ऑफ बेस बी 4x। अगर ऐसे आप लिख के चालू करोगे तो ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, तो मतलब ये वाली जो गलती है वो बहुत सारे लोग करते हैं, 5x नहीं लेते हैं, सीधा 5/4 लिखते हैं। तो ये गलती आप मत कीजिएगा। पूरा एक्सप्लेन करोगे ना तो सामने वाले बंदे को भी समझ में आएगा, हाँ इसको आता है ये चीज। तो सीधा 5/4 मत लिख देना, लेट करना पहले कि हाँ हाइपोटेनस की वैल्यू 5x है और बेस की वैल्यू 4x है। वैसे अगर x नहीं भी लेके करोगे तो भी आपका आंसर राइट आएगा, लेकिन x लेके करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सामने वाले को समझ आएगा। उसके बाद मैंने क्या किया है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है भैया, सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। h² = p² + b² होता है। h की वैल्यू जो है वो मैंने रख दिया। h की वैल्यू क्या थी सर जी? 5x। तो मैंने 5x रख दिया, उसका स्क्वायर किया, = p² का मैंने p² रखा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। अच्छा, b की वैल्यू हमको पता है क्या? यस सर, 4x पता है, 4x का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद स्क्वायर करने के बाद 5 का स्क्वायर 25, x² = p², 4 का स्क्वायर 16x² हो गया। फिर हमको चाहिए p² की वैल्यू, तो मैंने p² को इधर ही रहने दिया और क्या कर दिया, ये प्लस का 16 इधर भेज दिया। ये प्लस का 16 इधर गया तो माइनस का हो गया, मतलब 25 - 16 करना है। 25 - 16 करोगे तो 9x² आएगा। p² की वैल्यू 9x², तो p की वैल्यू क्या होगी? p की वैल्यू पता करने के लिए क्या करना होगा, ये जो आपका स्क्वायर है वो इधर चला जाएगा। इधर चला जाएगा मतलब अंडर रूट। समझ में आया? स्क्वायर जब इधर जाता है तो अंडर रूट में बदल जाता है। अब अंडर रूट में बदलेगा तो 2 ऑप्शन होगा भैया, प्लस या तो माइनस, ठीक है। आंसर आपका प्लस का आएगा या तो माइनस का आएगा, मतलब नेगेटिव का आएगा। तो कभी आप मुझे बताओ कि कभी भी लेंथ नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं। परपेंडिकुलर मतलब क्या? परपेंडिकुलर एक तरह से लंबाई है, लेंथ है, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेगेटिव में नहीं होगी तो क्या होगी? पॉजिटिव में होगी। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब √9
का अंडर रूट करोगे तो 3 आएगा, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो एक्स आएगा। पी की वैल्यू आ गई 3x। उसके बाद मैंने क्या किया, बस पी अपॉन एच करके और ये बस वैल्यू रखी और निकाल दिया। भाई ये बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा इजी है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स मुझसे एक चीज छूट गई थी, वो मुझे शुरुआत में आपको बता देनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए अभी बता देते हैं। देखो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल, यस सर, राइट एंगल कहां पे है, बी पे, ठीक है। अब मुझे आप बताओ हाइपोटेनस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हाइपोटेनस पता करेंगे। हाइपोटेनस कैसे पता करते हैं सर, ये जो 90 डिग्री आपका एंगल बन रहा है उसके जस्ट सामने देखोगे तो हाइपोटेनस मिलेगा, ये वाली साइड होगी हाइपोटेनस, ठीक है, ओके। उसके बाद अब हमको पता है सर कि जो थीटा होता है, थीटा से 2 लाइन निकलती है, थीटा से 2 लाइन निकलती है, थीटा से 2 लाइन निकलती है, उसमें से आपका एक बेस होता है। अब अगर ये आपका हाइपोटेनस है, AC आपका हाइपोटेनस है, AC आपका हाइपोटेनस है, AC आपका हाइपोटेनस है, तो दूसरी साइड यानी BC क्या होगा, BC क्या होगा, बोलिए BC क्या होगा, BC आपका बेस होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, बहुत इजी है यार। देखो जो आपका थीटा होता है वहां से 2 लाइन निकलती है, जो आपका थीटा होता है वहां से 2 लाइन निकलती है, उसमें से एक बेस होता है, ये क्लियर कर लो, एक बेस होता है। अगर ये हाइपोटेनस है तो दूसरा क्या होगा, बेस होगा। समझ में आया, ओके। अब ये हाइपोटेनस हो गया, बेस हो गया, तो तीसरी साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी ए भी हो गया परपेंडिकुलर। इतना तो पता ही है सर, अब आगे बताओ आगे क्या। तो देखो दोस्तों बेस को हम लोग एक अच्छा नाम देते हैं, बेस को एडजेसेंट साइड भी बोला जाता है। कौन सी साइड सर, एडजेसेंट साइड। और परपेंडिकुलर का अच्छा नाम है अपोजिट साइड, इसको अपोजिट साइड भी कहा जाता है। तो बस यही चीज छूटी थी, आपको बताना था कि बेस को एडजेसेंट साइड भी कहा जाता है, परपेंडिकुलर को अपोजिट साइड भी कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कहीं पे लिखा है एडजेसेंट साइड तो समझ जाना सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए, बेस। एडजेसेंट साइड बोला है मतलब बेस की बात चल रही होगी, अगर अपोजिट साइड बोला है तो परपेंडिकुलर की बात चल रही होगी। अगर आप बुक खोलोगे एनसीईआरटी की अपनी, तो उसमें लिखा होगा अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड, ना कि बेस परपेंडिकुलर, ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा, ठीक है। अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड, तो आप एग्जाम में भी बैठोगे तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ऐसे मत लिखना, यही लिखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी हाइपोटेनस का दूसरा और कोई नाम नहीं होता, तो यहां पर नहीं लिखा गया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ट्रू और फॉल्स 4 क्वेश्चन दिए गए यहाँ पर, ट्रू और फॉल्स में यहां आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है भैया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है sec a = 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। मतलब आपसे पूछा गया है कि sec a की वैल्यू 12/5 हो सकती है क्या, एंगल a की जगह कोई भी वैल्यू रखे तो 12/5 हो सकती है, ये आपसे पूछा गया। तो देखो सबसे पहले sec a मतलब क्या, sec a मतलब sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h/b। h/b मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस की वैल्यू क्या दी गई है, 12/5। तो हाइपोटेनस बड़ा है बेस से, देख सकते हैं आप, हाइपोटेनस क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है बेस से, हमको भी पता है और आपको भी पता है, हमेशा हाइपोटेनस आपका बेस से बड़ा होता है। यहां आपको देखने को मिल रहा है कि आपका बेस छोटा है और हाइपोटेनस बड़ा है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगी, सही होगी, यानी यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ट्रू, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है cos A इज द अब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A, ठीक है। यानी cos A को हम लोग कोसेकेंट ऑफ एंगल A जिसे हम बोलते हैं, उसको हम लोग cos A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एब्रिविएशन मतलब क्या होता है, एब्रिविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म, किसी भी चीज का शॉर्ट फॉर्म। यानी यहां पूछा गया है कि कोसेकेंट ऑफ एंगल A का शॉर्ट फॉर्म cos A होता है, नहीं, कोसेकेंट ऑफ एंगल A का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए का शॉर्ट फॉर्म होता है कोसेक ए। क्या होता है सर जी, कोसेक ए। और कोस ए किसका अब्रिविएशन है, कोस ए अब्रिविएशन है आपका कोसाइन ए का, किसका, कोसाइन ए, ठीक है। कोसाइन ए को हम लोग कोस ए लिखते हैं, तो ये जो इसमें स्टेटमेंट है वो आपका क्या है, गलत है, यानी फॉल्स, ठीक है। कोस ए किसका अब्रिविएशन है, कोसाइन ए का, ना कि कोसेकेंट ए का। समझ में आ रहा है, ओके सर। अब आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। क्या कोट ए आपका कोट और ए का प्रोडक्ट है, यानी कोट और ए को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कोट ए मिलता है, नहीं। कोट ए मतलब कोट की क्या वैल्यू होगी उस एंगल पे,
कोट की क्या वैल्यू होगी उस एंगल पे, कोट की क्या वैल्यू होगी उस एंगल पे, समझ रहे हो। कोट इंटू ए अलग चीज है, वो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कोट ए अलग चीज है। आप लोग कोट ए को कोट इंटू ए नहीं लिख सकते, ठीक है, यानी ये भी स्टेटमेंट क्या होगा आपका, फॉल्स होगा, ठीक है। ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल, क्या साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 हो सकता है किसी भी एंगल पे, किसी भी एंगल मतलब थीटा की जगह आप कुछ भी रख लो, तो साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है क्या, तो चेक करेंगे। साइन थीटा मतलब क्या होता है सर जी, साइन थीटा मतलब होता है साइन थीटा मतलब होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू दी गई है 4 और H बोले तो 3, ठीक है, 4/3। अब देखो 4/3, यहां आपको पता है कि हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, मतलब 3 बड़ा होना चाहिए, यहां पर तो परपेंडिकुलर बड़ा है, यहां पर क्या दिख रहा है आपको, परपेंडिकुलर बड़ा दिख रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। अगर 3/4 होता तो चल जाता, लेकिन 4/3 है तो दिक्कत दे सकता है, तो ये क्या होगा भैया, फॉल्स स्टेटमेंट होगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, साइन थीटा की वैल्यू 4/3 नहीं हो सकती है, मैंने आपको कारण भी बताया, क्योंकि अगर 4/3 होगी तो परपेंडिकुलर बड़ा हो जाएगा हाइपोटेनस से, और मैंने आपको बताया था कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल उठा के देख लो, उसमें सबसे बड़ी साइड आपको मिलेगी वो होगी हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का लेंथ ज्यादा होता है, लेकिन यहां पर तो कम है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा। अगर होगा भी तो उसमें साइन थीटा की वैल्यू 4/3 नहीं हो सकती, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका फॉल्स। समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो फ्रेंड्स ये हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ 8 10 a इज इक्वल टू 15 फाइंड साइन a माइनस कोस a। दोस्तों इस क्वेश्चन को स्टार लगा के मार्क कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार आप लोग इसको ट्राई करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। देखो क्या है क्वेश्चन कि अगर 8 10 a की वैल्यू 15 है तो आपको साइन a माइनस कोस a फाइंड करना है, ठीक है। अब कुछ लोग देख के घबरा जाएंगे, सर 8 10 a है, अब इसका क्या करें। 8 10 a मतलब क्या होता है, 8 10 a इज इक्वल टू 15, इसका मतलब क्या होता है सर, पहले ये मुझे बताओ। 8 10 a है, अब 8 10 है a है तो सर क्या करें सर, सबसे पहले देखो 10 a की वैल्यू आपको निकालनी है, क्यों, अरे भैया 10 a की निकालोगे ना, 8 10 a क्या होता है, 10 a की वैल्यू निकालोगे ना, तो आप क्या करो, इस 8 को इधर भेज दो, ये फालतू उधर पड़ा क्या करेगा, आपको 10 a की वैल्यू चाहिए, निकालना 10 a है, अगर 10 a मेरे पास आ जाएगा तो आसानी हो जाएगी, समझ रहे हो आप, इस तरीके से दिमाग लगाना है। आपको 8 10 a दिया है, 8 का काम क्या है सर, 8 को इधर क्यों रहने दे रहे हो, आप इधर भेज दो, नंबर के साथ नंबर आ जाएगा, समझ रहे हो आप, ठीक है। देखो तो 10 a की वैल्यू क्या होगी, 10 a की वैल्यू होगी आपकी 15/8, ठीक है, ये होगी 10 a की वैल्यू। अब आगे क्या करें, अब देखो 10 a मतलब क्या होता है, 10 a मतलब P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू दी गई है 15/8, ठीक है, ओके सर। अच्छा तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लेट कर लूंगा, लेट क्या करूंगा, परपेंडिकुलर को मैं 15x मान लूंगा, क्योंकि ये रेशियो है, और बेस को मैं 8x मान लूंगा, ठीक है, ओके सर। अब हाइपोटेनस निकालेंगे, हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, बाय पीटी, पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, भैया शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं हम लोग, आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म मत यूज कीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स काट लेगा। चलिए पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, h² इज इक्वल टू p² प्लस b² होता है, ठीक है, ओके। अच्छा h² की वैल्यू निकालनी है तो h² को ऐसा ही रहने दीजिएगा, p² मतलब 15x का स्क्वायर प्लस b² मतलब 8x का स्क्वायर, ठीक है, ओके। अच्छा h² का h² रहने दीजिएगा, इज इक्वल टू 15x² मतलब 225x² प्लस 8x का होल स्क्वायर मतलब 64x²। अब जब इन दोनों को आप प्लस करोगे तो क्या आएगा सर, इधर करते हैं, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा, h² इज इक्वल टू 549 289x² आएगा, ठीक है, जब प्लस करोगे तो 289x² आएगा। अब h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h² इधर है, उधर जाएगा तो अंडर रूट में बदल जाएगा 289x², अंडर रूट 289x² मतलब 17x, यानी h की वैल्यू आ गई 17x,
ठीक है, ओके सर। अब h भी पता चल गया, p भी पता चल गया, b भी पता चल गया, तीनों पता चल गए। अब हमको निकालना साइन a माइनस कोस a, ठीक है। अब इसके बाद अलग पार्ट, साइन a माइनस कोस a निकालना है भैया, साइन a माइनस कोस a। साइन a मतलब क्या, साइन a मतलब p अपॉन h माइनस कॉस a मतलब क्या, p अपॉन h, यही होता है। p अपॉन h मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15x और h मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू है 17x, माइनस b अपॉन h, b की वैल्यू है 8x अपॉन h की वैल्यू है 17x। अब भैया x से x को काट दीजिए, समझे, ठीक है सर। क्या बचा, 15 अपॉन 17 माइनस 8 अपॉन 17, मतलब 17 क्या आएगा, कॉमन आएगा। नीचे 17 है भैया, डिनोमिनेटर दोनों में एक ही है। अब ऊपर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 15 माइनस 8 करेंगे तो भैया आता है 7 अपॉन 17, समझे, यस सर, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, किया क्या देखो, सबसे पहले भैया दिया गया था 8 10 a इज इक्वल टू 15। अब क्या करेंगे भैया, 10 a की वैल्यू निकालेंगे। 10 a कैसे आएगा, 8 को उधर भेज दो। 8 इधर कर क्या रहा है भैया, इधर 8 का कोई काम ही नहीं है, तो 8 को उधर भेज देंगे। मल्टीप्लाई में था सर जी, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 10 a की वैल्यू 15 अपॉन 8 हो जाएगी, यस सर। 10 a इज इक्वल टू 10 a मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 15x अपॉन बेस की वैल्यू 8x, ठीक है, ओके सर। पाइथागोरस थ्योरम लगाया, क्यों लगाया, क्या जरूरत थी लगाने की, क्योंकि सर h की वैल्यू निकालनी थी। h की क्यों वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि हमें साइन a में h की जरूरत पड़ रही थी, इसलिए, ठीक है, इसलिए हम लोग h की वैल्यू पहले ही निकाल रहे हैं। तो h की वैल्यू निकाले, इस तरीके से आपको h की वैल्यू निकालनी है, लास्ट में आएगा 17x, ठीक है, ओके सर। 17x आ गया। अब यहाँ h की जरूरत पड़ रही थी भैया, हम क्या करेंगे, साइन a मतलब p अपॉन h, कोस a मतलब b अपॉन h, ठीक है, सीधा सीधा वैल्यू रख देंगे, x को x से कैंसिल कर देंगे और माइनस कर देंगे, आ गया आंसर। कितना इजी था बोलो, देख के डरना नहीं है क्वेश्चन को, एक बार खुद से करने की ट्राई करनी है कि यार मतलब क्या कर सकते हैं। अगर आपको ये दिया है तो आप क्या कुछ कर सकते हो इसकी मदद से। अगर आपको 10a दिया है तो आप साइन a कोस a में कैसे जा सकते हो, ये तरीका सिखाता है ट्रिग्नोमेट्री। 10a में है आपको जाना है साइन a माइनस कोस a फाइंड करना है, तो आधे लोग तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे भैया करेंगे क्या, आए बैगन ऐसा करेंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पढ़ो, समझो, उसके बाद खुद से ट्राई करने की कोशिश करो कि मैं कितना कुछ कर सकता हूं। आप इतना तो कर ही सकते हो ना कि 10a की वैल्यू निकालनी है, 8 को उधर भेज दो, 8 आ गया नीचे, और इस तरीके से करके आप कर ही सकते हो। इतना आगे तो आपको आता ही है, ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। चलिए, ये था हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, साइन b इज इक्वल टू 1/2 देन 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। साइन b दिया गया है इज इक्वल टू 1/2 देन 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b की वैल्यू क्या होगी। अब एक चीज आपने दिमाग में क्लियर कर लो कि cos क्यूब b, ठीक है, स्टार लगा के मार्क कर लो इस क्वेश्चन को भी और इस चीज को भी, क्या कि cos क्यूब b अगर कहीं लिखा है या फिर cos b का क्यूब अगर कहीं लिखा है तो वो एक ही चीज है, दोनों बराबर है, ठीक है। अगर cos क्यूब b लिखा है तो भी वही है और cos b क्यूब लिखा है तो भी वही चीज है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे सब चीजों में कंफ्यूज मत होया करो, ठीक है। अगर साइन क्यूब b है तो भी वही चीज रहेगा, साइन b क्यूब है तो भी वही चीज रहेगा। यहां cos की जगह साइन, tan, कोसेक, सेक, कोट कुछ भी ले लो, ठीक है। लेकिन अगर पहले क्यूब लिखा है, b के पहले क्यूब लिखा है, या a के पहले क्यूब लिखा है और a के बाद में क्यूब लिखा है तो भी बात एक ही है, ठीक है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलिए, अब भैया क्वेश्चन पे आते हैं। साइन b इज इक्वल टू 1/2 है, साइन b इज इक्वल टू क्या है भैया, 1/2 है। अब आप मुझे बताओ, हमें साइन b की वैल्यू दी गई है, पूछा गया है कोस b, क्या करे सर। अब ऐसा क्वेश्चन में क्या करें बताइए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले हमको साइन b दिया गया है और पूछ लिया गया कोस b। भैया अगर साइन b में पूछा गया होता तो मजा आ जाता, लेकिन कोस b पूछा है भैया, ट्रिग्नोमेट्री है, ऐसे थोड़ी ना, है आसान थोड़ी ना, आपको इतना आसान थोड़ी ना पूछेगा,
देखो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल करते हो ना तो दो क्वेश्चन अपने आप से पूछना। क्या दो क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन ये कि आपको क्या चीज दी गई है, आपको क्या चीज दी गई है और आपको निकालना किस में है। ठीक है, आपको क्या चीज दी गई है और आपको निकालना किस में है। क्या आप इसकी हेल्प से यहां तक जा सकते हो, क्या आप इसकी हेल्प से यहां तक जा सकते हो। बस यही दो क्वेश्चन करना, आपको क्या दिया गया है और क्या इसकी हेल्प से आप यहां तक पहुंच सकते हो। समझ में आया? पहला क्वेश्चन कि आपको क्या दिया गया, दूसरा क्वेश्चन कि आपको जो दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन कि आपको जो दिया गया है क्या उससे आप यहां तक पहुंच सकते हो। यही दो क्वेश्चन करना। तो पहला क्वेश्चन क्या कि आपको क्या दिया गया, हमको यही दिया गया है साइन बी इज इक्वल टू 1/2, साइन बी इज इक्वल टू 1/2। साइन बी मतलब क्या, P अपॉन H की वैल्यू है 1/2। 1/2 मतलब 1x अपॉन 2x हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी, लिख दिया। अब हमको P पता है, H पता है, B पता है नहीं, तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, B निकाल लेंगे। B मतलब बेस निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यही होता है सर जी, बिल्कुल यही होता है। H की वैल्यू है 2x का होल स्क्वायर कर देना इज इक्वल टू P का स्क्वायर मतलब 1x। 1x मतलब x भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, x स्क्वायर कर देना प्लस b स्क्वायर, यही b की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखो 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो चाहिए आपको b स्क्वायर, तो b स्क्वायर यहीं रहने दो, x स्क्वायर को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। यही होगा, हाँ सर यही होगा। चाहिए क्या b स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर माइनस 3x, सॉरी 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। चाहिए b की वैल्यू, तो b की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 3x स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 3x स्क्वायर मतलब b की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 3 और x अलग से। ठीक है, ये हो जाएगी b की वैल्यू। अब b की वैल्यू पता चल गई, अब क्या निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है, क्या निकालना है 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b। ठीक है, यस सर। देखो 3 cos b मतलब cos b मतलब क्या होता है b/h माइनस 4 b/h का क्यूब। समझ में आया? यस सर। अब देखो 3 का 3 आ गया, b अपॉन h मतलब रूट 3x अपॉन h मतलब h कहाँ है भैया, h हाँ h 2x माइनस 4 इंटू b अपॉन h मतलब रूट 3x अपॉन 2x का क्यूब। भैया x से x को कैंसिल कर दो, x से x को कैंसिल कर दो, बचा क्या। अब भैया इसके आगे से यहाँ पे करेंगे, यहाँ पर थोड़ी जगह कम है इसलिए। ठीक है, आप लोग दोस्तों मैनेज कर लीजिएगा, जगह थोड़ी कम है यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 रूट 3 अपॉन में 2 आ गया। ठीक है, माइनस करेंगे किससे, 4 इंटू में 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया गया है रूट 3 का क्यूब। रूट 3 का क्यूब मतलब क्या सर, रूट 3 का क्यूब मतलब होता है रूट 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3। जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा। ठीक है, रूट 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को जब रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रूट 3 आएगा अपॉन 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा सर जी 8 आएगा। हो गया। अब देखो अब क्या होगा, अब आपका 4 के टेबल में 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये कैंसिल हो गया। यस सर, बचा क्या 3 रूट 3 अपॉन 2 माइनस 1 से 3 रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 3 रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रूट 3 ही आएगा। नीचे क्या बचा 2 बचा तो 2 का 2 आ गया। अब देखो ये आया 1 माइनस 1 क्या होता है 0, 2 माइनस 2 क्या होता है 0, 3 माइनस 3 क्या होता है 0, 100 माइनस 100 क्या होता है 0। यानी जब हम सेम नंबर को सेम नंबर से माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है 0। तो इसका आंसर क्या आएगा 0। हो गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और इसका आसान सा सॉल्यूशन भी। ठीक है, लेकिन देखने में आपको लगेगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है,
लेकिन असल में उतना हार्ड नहीं होता, जो दिखता है वैसा होता नहीं है। ठीक है, एक बार जब आप पेन चलाने लगोगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ऐसा है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आज का लेक्चर तो बहुत आसान था। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 1। उम्मीद करता हूं आपको जितना पढ़ाया मैंने उतना आपको समझ में आया होगा। टोटल 3-4 लेक्चर होने वाले हैं और, ठीक है, तो वो सब भी आप जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको वादा करता हूं कि आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन करोगे वो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के सवाल नहीं कराता, और भी बाकी जितनी भी बुक्स हैं वहां से भी सवाल उठा के लाता हूं। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, और साथ ही साथ जितने क्वेश्चन मैं यहाँ कर रहा हूं वहां आप अपने साइड से करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, एक बार खुद से करने की ट्राई कीजिए। ये जैसे ही लेक्चर खत्म होता है उसके बाद एक बार वापस से उस क्वेश्चन को देखो, वापस से करने की कोशिश करो। और लेक्चर 1 तो हमारा बहुत ज्यादा आसान था, लेक्चर 2 थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन आप मेरे साथ पढ़ोगे तो उतना ज्यादा हार्ड नहीं होगा। टेंशन मतलब, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझा पाऊं। ठीक है, ऐसे ही करके हम लोग पूरी ट्रिग्नोमेट्री साथ में खत्म करेंगे बहुत आसानी से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।